साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आज हमारा लेक्चर रहने वाला इतिहास का है। इतिहास में भी हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा हो गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो थोड़ी विशेषताएं हैं उसको हम लोग देख लेंगे। इसके बाद पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसका एक दो क्लास में उसको पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा मोहनजोदड़ो है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं मोहनजोदड़ो में क्या। एक सेकंड। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है, सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो कहाँ मिलता है? ये मिलता है सिंध प्रांत है, पश्चिम पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। अब पाकिस्तान हो गया है। ठीक है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, उसी के लरकाना जिला है। लरकाना जिला है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर ये मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, सिंधी भाषा यानी कि सिंध प्रदेश में है तो वहां पे सिंधी भाषा चलती है, तो सिंध प्रदेश में इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है। तो ठीक है, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है इसको। ठीक, दूसरी बात, इसकी खोज किसने की थी? तो 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो से जो जो विशेषता है, जो जो अवशेष में प्राप्त हुई विशेषताएं, उनको कुछ कोट किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान जो मिला हुआ है वो विशाल स्नानागार है। ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो के जो दुर्ग का टीला है वहीं पे एक मध्य में बहुत बड़ा सा विशाल स्नानागार मिला हुआ है, जो कि एक अद्भुत व्यवस्था थी, यानी कि अद्भुत, जिसको कि जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक बताया था। अब आप ये समझ सकते हैं कि तत्कालीन समय में ऐसा कोई भी हमको लगता है कि उस तरह से व्यवस्था नहीं थी जैसा कि मोहनजोदड़ो के उस जगह पे थी। विशाल स्नानागार था। विशाल स्नानागार कहाँ पे था? ये दुर्ग के टीले में था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसकी लंबाई चौड़ाई खास करके जो पीजीटी टीजीटी के बच्चे हिस्ट्री से हैं उनके पूछा जाता है, तो इसकी लंबा कितना था? ये 11.88 मीटर लंबा था, 7.1 मीटर चौड़ा था, इसके बाद 2.43 मीटर गहरा था। यानी कि अगर मोटा मोटा मान लिया जाए तो ये लंबा है, ये चौड़ा है, ठीक है, और ये गहराई है यहाँ पे आके। तो ठीक है, ये 11.88 मीटर लंबा हो गया। ठीक है, ये 7.01 मीटर चौड़ा हो गया, और ये गहराई, यहां से जब हम उतर के जाएंगे जो है तो ये एरिया जो है गहराई है। तो सीढ़ियां ऐसे बनी होती थी। ठीक है, यहाँ पे कुंड बना होता तो उतर के जाना पड़ता था। जो सीढ़ियां होती थी वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो विशाल स्नानागार की सीढ़ियां होती थी वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती थी। तो ये उतर के जब हम जाएंगे तो इसकी जो गहराई होती थी वो कितना होती थी? 2.43 मीटर। 2.43 मीटर। तो एक मोटा मोटा मतलब समझाने के लिए 11.88 मीटर लंबा है, चौड़ा है और ये गहरा है। ठीक है, तो जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो की एक विशेष खासियत है। ठीक है, यहीं से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मिली है। यानी कि जो सबसे बड़ी इमारत मिली है मोहनजोदड़ो से वो कौन सा है? अन्नागार है, यानी कि अन्न रखने का स्थान, अन्नागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। अन्नागार तो सभी नगर में थे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, हड़प्पा में भी था, मोहनजोदड़ो में भी था, चंद्रजोदड़ो में भी था, हर जगह अन्नागार होते थे। पर खासियत क्या है कि यहाँ से सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। ठीक है, इस पूरी सभ्यता का, जो मैंने लंबा भी लिख दिया है और इसकी चौड़ाई भी लिख दी है, जो लगभग 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था। ठीक है, विशाल वो अन्नागार का मतलब जहां अन्न रखने की व्यवस्था हो, ऐसा स्थल। हम लोगों के यहाँ भी घर में होता है अन्नागार, ऐसा तो है नहीं, बस ये है कि उस समय का अन्नागार दूसरी तरीके से रहता रहा होगा। अभी मैंने जैसे बताया, जॉन मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक बात बताया था। ये कोटिंग आती है कि जॉन मार्शल ने सभ्यता के किस नगर को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक बताया था, किस स्थल को, यानी कि उसमें रहेगा स्नानागार ऑप्शन में, अन्नागार रहेगा, एक दो ऑप्शन में एबीसीडी कुछ भी रहेगा, तो आपको स्नानागार के विषय में बताना है। ठीक है, जिसको कि जॉन मार्शल ने बताया था। और मैंने पहले ही दिन हिस्ट्री की क्लास में बताया था जब हड़प्पा सभ्यता शुरू हो रहा था कि जॉन मार्शल ही इस समय किसके? भारतीय पुरातत्व विभाग के
महानिदेशक थे, ठीक है। तो उन्हीं के महानिदेशक काल में ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्नानागार में प्रवेश हेतु सीढ़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में बनी थी। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया था, जो सीढ़ियां होती थी, अगर आप वो देखेंगे, दिशा जो देखेंगे तो उत्तर और दक्षिण दिशा होती थी। ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिखना जरूरी समझा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे स्नानागार के लिए। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो से चीजें तो बहुत प्राप्त हुई, पर जो आपके एग्जाम में आता है वो इंपॉर्टेंट है। यहीं से कांसे की एक नाचती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी कि एक नारी की मूर्ति कांसे की मिली हुई है, जो नृत्य मुद्रा में पाई गई हुई है, नृत्य मुद्रा में मिली हुई है। यहीं से मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति भी मिली है, जिसे आदि शिव का प्राचीन मुद्रा भी बोला जाता है, यानी कि एक प्रकार से। ठीक है, और अगर देखा जाए तो पशुपतिनाथ शिव का यानी कि प्राचीन जो मिला हुआ है ये, और ये 3 सिर वाला था। एक मुद्रा है उस पे 3 सिर था। ठीक है, तो 3 सिर था, तो 1 2 3, और इसके अगल बगल दाई और बाई और हाथी गेंडा है, इसके बाद व्याघ और हिरण है। ठीक है, वो इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछता है कि पशुपतिनाथ शिव की मुद्रा पर अंकित मूर्ति किस स्थल से मिली हुई है, हड़प्पा से, चनोदोड़ो से, लोथल से, या कालीबंगा से, या मोहनजोदड़ो से। तो आपको मोहनजोदड़ो बताना है। यहीं से पुजारी योगी की मूर्ति भी मिली हुई है। ठीक है, योगी की जो मूर्ति है। कुंभकारों के 6 भट्टे भी मिले हुए हैं। यहीं से नरकंकाल मिला हुआ है, यानी कि दुर्ग टीले के पास में मिला हुआ है, और अंतिम स्तर पर यानी खुदाई के अंतिम स्तर पे नरकंकाल मिले हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई चल रही थी, जो एकदम अंतिम स्तर था, वहां से नरकंकाल मिले हुए हैं। ठीक, इसके बाद प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो में जितने भी घर थे, अधिकांशतः वहां से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जैसे कालीबंगा में भी घर से कुएं के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन मोहनजोदड़ो से हर घर से मिल गए हैं। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित, जैसे स्तूप टीला भी कहा जाता था, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित टीले को दुर्ग टीले को, मतलब कि एक दुर्ग टीला होता था। टीला क्या, दुर्ग टीला होता था। पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहा जाता था। ठीक है, जिसको वो भी कहा जाता था गढ़ी, या गढ़ी का टीला, या दुर्ग टीला। तो वहीं पे स्तूप टीला भी मिला हुआ है। ये माना जाता है कि ये जो स्तूप टीला है, इसको ये माना जाता है कि ये एक धर्म के धार्मिक रूप से इसको पूजा पाठ करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरी हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आप नोट कर लीजिए अगर लिखना, क्योंकि ये प्रश्न आता है। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी नगर स्थल से कहीं से भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से ये जो स्तूप टीला मिला हुआ है, इसको ये कहा जाता है कि ये हो सकता है पूजा पाठ से संबंधित रहा हो। उसी तरीके से जैसे जो विशाल स्नानागार है, बहुत सारे इतिहासकार, पुरातत्वविद ये तर्क देते हैं कि ये जो जल पूजा होती थी, इसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद ये पूजा के उपयोग में लाया जाता था। यहीं पर स्नान ध्यान होता था, और पूजा करने के पहले ये सब विधियां होती थी जो है। तो जलाशय की जो पूजा होती थी, या जो स्तूप टीला मिला हुआ है, तो इसको बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि ये कुषाणकालीन था, लेकिन वो एक अलग की बात है। इतिहास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता था। ये पूरे सभ्यता का एकमात्र स्तूप टीला है जहां से पूजा के अवशेष के थोड़े बहुत साक्ष्य इतिहासकारों ने स्वीकार किया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक, देखिए अभी मैंने कहा ना, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, तो पूरी हड़प्पा से ये प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य मिले हैं कि नहीं मिले हैं। कथन कारण में प्रश्न आता है। ठीक है, तो नहीं मिले हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन थी। ये आपको पता ही है, पहली लाइन की बात है कि नगर नियोजन जो है वो अद्भुत थी। नगर नियोजन का क्या मतलब होता है,
अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए, नगर नियोजन का मतलब होता है कि एक नगर जो है उसको नियोजित तरीके से, चाहे वो सड़कें हो, चाहे आवास हो, चाहे जल निकासी हो, चाहे जो भी तरीका हो, वहां पे जो उस नगर में जो व्यवस्थाएं होती थी वो सुनियोजित होती थी, आधे अधूरे बेतरतीब तरीके से नहीं होती थी। जैसे हम लोगों के आधुनिक समय में प्लान्ड सिटी बनाई जाती है, नियोजित सिटी बनाई जाती है, जैसे चंडीगढ़ नियोजित सिटी है, प्लान्ड सिटी है। आजकल ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शहर बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटीज की जो घोषणा सरकार ने की है वो सब नगर नियोजित है, प्लान्ड वे में है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नगर नियोजन थी। जल निकासी पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे अद्भुत व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था कि पूरे विश्व में तत्कालीन जितनी भी सभ्यताएं थी ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। जल निकासी की व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि जो जल निकलता था वो मोरियों के माध्यम से निकलता था। मोरियां होती थी, एक प्रकार की छोटी सी पतली पतली जाली टाइप की होती थी, और उसी से, और जो नालियां होती थी वो बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढकी हुई रहती थी। जल निकासी की इतनी जबरदस्त व्यवस्था थी कि जल निकासी की ऐसी अद्भुत विशेषता पूरे विश्व में और कहीं भी तत्कालीन समय में नहीं मिलती है जितना पूरे सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता के समय में मिली है। तो जल निकासी, जो जल निकलता था वो मोरियों के माध्यम से निकलता था जो है, ठीक है। जल निकासी, जो नालियां होती थी वो बड़े बड़े ईंटों और पत्थरों से ढकी हुई होती थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थी। और भी मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पक्के ईंटों के घर पाए गए हैं। बाकायदा ईंटें जो मिली हैं वो आयताकार होती थी, लंबाई, चौड़ाई और उसकी मोटाई। अगर अभी मैं बात करूं तो अभी मैं बात करता हूं कि जैसे कि जो उसकी आयताकार ईंटें होती थी, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लीजिए, फिर इसको मिटा के मैं ईंटों के बारे में बताता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नगर योजना जाल पद्धति पर आधारित थी, ठीक है। जाल विन्यास पे आधारित थी, मतलब कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जो है। जो सड़कें होती थी, जो नगर में जो घुसने की जो सड़क होती थी उसको प्रथम सड़क कहा जाता था। किसी भी नगर में जो घुसने की प्रथम सड़क होती थी उसको प्रथम सड़क कहा जाता था। और प्रथम सड़क जो है वो हमेशा पूर्व की तरफ से ही होती थी, अधिकांशतः पूर्व की तरफ से पाई गई है, यानी पूर्व दिशा से ही प्रथम सड़क जो है होके जाती थी, ठीक है। और जहां पे वो जाके मिलती थी जो है उसको ऑक्सफोर्ड, अगर आप लोगों ने सुना हो जो है, पढ़ा होगा बहुत सारे मित्रों ने, ऑक्सफोर्ड पैटर्न, यानी कि ऑक्सफोर्ड तरीके से, जैसे समकोण पे काटती तो ऑक्सफोर्ड तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इसको माना जाता था कि ऑक्सफोर्ड पैटर्न पे होती थी, ठीक है। सड़कें समकोण पर काटती थी, लेकिन वो जो प्रथम सड़क जहां पे जाके अन्य सड़कों से मिलती थी वहां पे उसको ऑक्सफोर्ड पैटर्न के आधार पर उसको माना जाता है, ठीक है। प्राप्त अवशेषों से, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो या अन्य नगरों में दो जो अवशेष मिले हैं वहां पे टीले मिलते थे। तो पूर्व का टीला और पश्चिम का टीला, ये प्रश्न बहुत आता है ना। पीजीटी और टीजीटी और एलटी के लिए बच्चों समझेंगे कि पूर्व और पश्चिम के टीले जो होते थे वो एक ही नगर परिक्षेत्र में वो अलग अलग तरीके से होते थे। यानी कि जैसे जो पूर्व का टीला होता था उसको नगर या आवासीय क्षेत्र बोला जाता था, ठीक है। यानी कि उस टीले की तरफ नगर या आवास बनता था, ठीक है। बड़े बड़े रिहायशी मकान बनते थे, ठीक है। और जो पश्चिमी टीला होता था उसको दुर्ग टीला अथवा गढ़ी के साक्ष्य मिलते हैं। दुर्ग टीला मतलब कि बहुत बड़े बड़े दुर्ग बनते थे और उससे रक्षा की जाती थी, उस पूरे किलेबंदी नगर किलेबंद होता था। मान लीजिए हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये सब जो नगर होते थे ये पूरा किले बंद होते थे। अंदर की मैं बात बता रहा हूँ कि अगर किले बंद हो गया है तो बड़ा सा पश्चिमी टीले की तरफ से जो है, मान लीजिए कि ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। अब मैं ऊपर का मिटा देना हूं तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, हो सकता है आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो विशेषताएं हैं या पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो जबरदस्त हैं, अद्भुत हैं। ऐसी व्यवस्था मतलब तत्कालीन विश्व की किसी भी सभ्यता में नहीं दिखाई पड़ती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, ये पूर्वी मान लीजिए टीला, ये पश्चिमी टीला है। तो इस एरिया में
ये नगरीय क्षेत्र होता था, ठीक है, और यहीं पे आवासीय क्षेत्र होता था, यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके आवास होते थे, ठीक है, आवास होते थे। जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग होते थे, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो संभ्रांत लोग होते थे, एक जो आवास होता था उसमें 4 से 5 कमरे मिलते हैं। ज्यादातर घरों में 4 से 5 कमरे मिलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे बहुत बड़े बड़े मकान 30 से 40 कमरे वाले भी मिले हैं, पर ऐसा बहुत कम है। अधिकांश जो मकान मिले हैं वो 4 से 5 कमरे वाले मिलते थे, ठीक है। एक मकान होता था तो ये बीच में मान लीजिए कि एक बड़ा सा आंगन होता था, ठीक है। इसके बाद इधर किचन, रसोई यानी रसोई घर हो जाता था, ठीक है। जैसे आज पुराने समय में, आज के 15-20 साल, 20-25 साल पहले जो गांव में ठीक ठाक घर होते थे, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो घर के बीच में आंगन होता था। आंगन से सटा परकोटा होता था, यानी कि चारों तरफ खाली स्थान होता था, ये परकोटा होता था, ठीक है। उससे सटे कमरे होते थे, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से उस टाइम पे बिल्कुल से होता था। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये मान लीजिए कि पूरा खुला आंगन हो गया, चौकोर आंगन होता था, ये उसका परकोटा हो गया। इसके बाद कमरे होते थे, तो एक मकान में 4 से 5 कमरे होते थे अधिकांशतः, लेकिन कुछ लोगों के घर जो है 30 से 40 कमरों या बहुत बड़े बड़े मकान भी मिले हैं। ये हो गया पूर्वी टीला, ये हो गया पश्चिमी टीला। ये पूरा है किलेबंद, ठीक है। ये पूरा, ये मान लीजिए कि हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो, कोई भी आप नाम ले लीजिए, जो भी नाम लेना चाहे। ये हो गया पश्चिमी टीला। यहाँ पे बनता था गढ़ी या दुर्ग टीला, दुर्ग, ठीक है। बड़े बड़े दुर्ग बनते थे जो यहाँ पे खड़े होके एक प्रकार से रक्षा प्राचीर से जुड़े होते थे। ये पूरे नगर की रक्षा प्राचीर से जुड़े होते थे। बड़े बड़े जो दुर्ग होते थे ये पूरे रक्षा करते थे, यानी कि इसके पीछे वाले हिस्से में जो लोग रहते थे वो सुरक्षित रह सके, किनसे, लुटेरों से, चोरों से, जीव जंतुओं से, अन्य प्रकार के जो इन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे, किसी भी नगर में रहने वाले लोगों को। तो ये मोटा मोटा पूरा जो परिक्षेत्र होता था इस तरह से होता था। पहले, सबसे पहले ये पूरा किलेबंद होता था, ठीक है। ये मान लीजिए किले, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी हो गया, ठीक है। ये पूरा व्यापारिक क्षेत्र होता था। पूर्वी में मैंने बताया नगरी या आवासीय होता था। इधर दुर्ग या टील, बड़े बड़े गढ़ी का क्षेत्र होता था, ठीक है। पूरब की तरफ से मान लीजिए कि ये पूरब है, मानने के लिए मैं मान ले रहा हूं, पूरब से ही सड़क, प्रथम सड़क का आगमन होता था। ये प्रथम सड़क बोली जाती थी, ठीक है। नगर में प्रवेश के लिए जो सड़क निकलती थी जो है, या नगर में जाती थी या नगर से जो आती थी, इसको प्रथम सड़क बोला जाता था। यहीं पे अन्य तरफ से अगर सड़कें आके मिल रही हैं इस तरफ से, तो इसको समकोण बोला जाता था, लेकिन इसको ऑक्सफोर्ड पैटर्न बोला जाता है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पैटर्न, ऑक्सफोर्ड पैटर्न। तो ये सड़क यहाँ से निकली, मान लीजिए ये नगर है हड़प्पा, यहाँ से ये सड़क निकली और यहाँ पे अन्य सड़कें आके इससे मिल रही हैं, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक सड़क आई इसको प्रथम सड़क बोला जाता था, ठीक है। जो अधिकांशता पूर्वी क्षेत्र यानी नगर के पूर्वी क्षेत्र से निकलता था, ठीक है। तो ये हो गया प्रकार से मोटा मोटा आपका छोटा सा क्या व्यवस्था चल रही थी, क्या उस समय की यथास्थिति थी, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो गया है। तो अगले नेक्स्ट क्लास में, हाँ, थोड़ा सा ईंटों के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि अभी बात चली हुई है। ईंटें कैसे हुआ करती थी, जैसे मैंने बताया कि अधिकांश कालीबंगा को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि कालीबंगा से कच्ची ईंटों के घर मिले हुए हैं, वहां से नालियां भी अधिकांशतः कच्ची ईंटों की मिली हुई हैं। हालांकि पक्की ईंटों की भी नालियां मिली हुई हैं, लेकिन घर जो है कच्ची ईंटों के मिले हुए हैं। लेकिन नगरों के अधिकांश नगरों के अधिकांश मकान जो है पकी ईंटों के बनते थे, ठीक है, पकी ईंटों के। अब ईंटें कैसी थी, ठीक है, ईंटें एक प्रकार की थी, एक विन्यास की थी, यानी कि आयताकार थी, आयताकार थी, ठीक है। ईंटों का आकार कैसा था, आयताकार था। अब इनकी जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती थी, जैसे 4:2:1 के अनुपात में होती थी। 4 लंबाई होती थी, ये चौड़ाई होती थी,
और ये मोटाई होती थी। ठीक है, ईंटों का साइज तो आप लोग जानते हैं, इसी तरीके से ईंटें होती हैं। तो ठीक है, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और जो इसका ऊंचाई है, यानी कि ये जो इसका एरिया है, ऊंचाई है, इसको मान लिया जाए नीचे से लेके, तो ये 1 होता था। ठीक है, तो ये इस तरह से होता था, आयताकार होता था, लंबाई चौड़ाई मोटाई इस तरह से होता था। ठीक है, सभ्यता के अधिकांश नगरों में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो तो आदि नगरों में पक्की ईंटों का ही प्रयोग होता था। नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। नालियों को ढकने के लिए बड़ी ईंटों का प्रयोग होता था, पत्थरों का भी उपयोग होता था। नालियां पक्की होती थी, सॉरी, नालियां जो है पक्की ईंटों की बनी होती थी, ढकी भी बड़े बड़े ईंटों से होती थी, पत्थरों से भी होती थी। तो ईंटों का जो आकार है वो एकदम से सेम होता था, मतलब कि जो विन्यास है, जो उसका आकार होता था वो सेम होता था, उसमें घटा बढ़ी। तो अगर आपसे प्रश्न आए कि सभ्यता में ईंटों का आकार कैसा होता था, वर्गाकार, आयताकार या किसी कोई आकार, तो आपको ऑप्शन आयताकार ही लगेगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई मोटाई 4:2:1 के अनुपात में होती थी। ठीक है, तो ये छोटा छोटा मतलब इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए, जो बच्चे जा रहे हैं पीजीटी टीजीटी के लिए, जो भी हैं, जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल एक नए वीडियो में देखेंगे और मजेदार चीज हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या होती थी। तो ठीक है साथियों, फिर नमस्कार। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से बताइए। ठीक है, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक साथियों, नमस्कार।